नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज चुके हैं। वक्त है दमदार 10 का। दमदार 10 में आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी की ट्रंप से मुलाकात क्यों है खास और किन किन मुद्दों पर होगी बात। वहीं कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद आज संसद में नए आयकर बिल को पेश किया जाएगा। साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए अमानतुल्लाह खान ने क्या चाल चली, आरएसएस के नए दफ्तर में क्या है खास, ये भी बताएंगे। कानपुर में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया और लखनऊ की एक शादी समारोह में तेंदुए ने कैसे मचाया आतंक। सबसे पहले बात होगी जामिया यूनिवर्सिटी की। इस वक्त दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने जामिया यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों को हिरासत में लिया है। इन छात्रों पर जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा की गई शिकायत के बाद एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि आज सुबह 6 बजे ही जामिया यूनिवर्सिटी के इन छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इन छात्रों ने जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया और कैंटीन को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, इन लोगों पर आरोप है कि प्रोटेस्ट के दौरान कैंटीन में तोड़फोड़ भी की गई थी, जिसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस से शिकायत की और इन छात्रों को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि 6 साल पहले 2019 में जो जामिया कैंपस में पुलिस फायरिंग हुई थी, जामिया के कुछ छात्र उसकी बरसी मनाना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद इन छात्रों ने प्रोटेस्ट किया और तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी और फिर ये एक्शन लिया गया। प्रदर्शनकारी छात्र जामिया प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रशासन हमसे बात करने की जगह पुलिस से प्रदर्शनकारी छात्रों को डिटेन करा रहे हैं। जामिया प्रोक्टर हाय हाय, जामिया वीसी हाय हाय, दिल्ली पुलिस हाय हाय, जामिया प्रोक्टर हाय हाय। हम कोई आतंकवादी नहीं, हम स्टूडेंट हैं। हमें अभी अभियान के वक्त हमें उठाया गया है। डिटेन किया हुआ है। कितने सब लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। आज सुबह 13 तारीख के 5:30 बजे जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंट्रल कैंटीन पे जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आर्बिट्ररी और इलीगल तरीके से जो नोटिसेस उनको आए हैं डिसिप्लिनरी कमेटी, शो कॉज और सस्पेंशन के खिलाफ, उनको सुबह 5:30 बजे उस कैंपस से एविक्ट किया गया। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में बिठाया गया और 3 अलग अलग गाड़ियां गेट नंबर 7 से प्रोटेस्टर्स को कुछ को यहाँ पे कालकाजी स्टेशन पुलिस स्टेशन लाया गया है, कुछ को बदरपुर पुलिस स्टेशन लेके जाया गया है और कुछ लोगों को सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन लेके जाया गया है। ये बात हम लोगों को यहाँ पे जो अंदर स्टूडेंट्स हैं, डिटेन्ड हैं, उन्होंने बताया है। यहाँ के पुलिस के एक व्यक्ति ने हमें बताया है, लेकिन पुलिस ऑफिशियली किसी भी रूप से कोई भी बात बता नहीं रही है। हम यहाँ पे जब पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं, हम पूछते हैं कि क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं, डिटेन है, तो पुलिस साफ तौर पे मना करती है। हमारे संवाददाता इला काज़मी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। इला, ऐसी नौबत क्यों आई कि इन्हें डिटेन किया गया और अलग अलग कहां रखा गया है? जी मीनाक्षी, मैं आपको पहले तो बताना चाहूंगी कि पिछले साल जब स्टूडेंट्स याद मनाना चाह रहे थे 2019 में जो कुछ पुलिस की कार्रवाई जामिया कैंपस में हुई थी, उसके लिए वो इजाजत लेना चाह रहे थे, लेकिन उनको कैंपस से इजाजत नहीं दी गई। वो प्रदर्शन करना चाहते थे, जिसके बावजूद भी उन्होंने प्रदर्शन करा। उसके चलते उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। अब इसी नोटिस को वापस लेने के लिए एक बार फिर से पिछले 3 दिन से यहाँ पर जो जामिया स्टूडेंट्स हैं सेंट्रल कैंटीन के बाहर बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे और पिछले 3 दिन से ही उनका प्रदर्शन जारी था। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने तोड़फोड़ करी, उसके बाद यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद जामिया प्रशासन ने पुलिस को ये सूचना दी और आज सुबह पुलिस ने कैंपस के अंदर जाए बिना स्टूडेंट्स को हिरासत में ले लिया है। देखिए अभी तस्वीरें दिखाती हूँ कि अभी कैसे हालात है जामिया यूनिवर्सिटी के। यहाँ पर सुरक्षा को
बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जामिया के जो गार्ड्स है वो तैनात है, उसके साथ साथ RAF भी हमें यहाँ पर तैनात नजर आ रही है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और एक नोटिस भी जारी किया गया है जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी छात्र बिना ID कार्ड के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन नौबत इसलिए आई है सुरक्षा बढ़ाने की और यहाँ नहीं, देखिए ID कार्ड तो हर एक छात्र का होना ही चाहिए और ID कार्ड के साथ आए हुए छात्रों को अंदर एंट्री मिलनी चाहिए और जो छात्र नहीं है उसका फिर कॉलेज में काम क्या है, ये बात भी सही है। आप बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में बवाल हो रहा है तो वहीं आज संसद में भी हंगामे के आसार है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है क्योंकि लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की जाएगी। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं। इसलिए माना यह जा रहा है कि जब जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल इस बिल की रिपोर्ट को संसद में टेबल करेंगे तो उस वक्त भी विपक्षी पार्टियां हंगामा कर सकती हैं। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नया इनकम टैक्स बिल भी लोकसभा में पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश करते समय ही ये क्लियर कर दिया था कि सरकार नया इनकम टैक्स कानून बनाने जा रही है। यानी आज लोकसभा में एक और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो जेपीसी गठित हुई थी वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ इनकम टैक्स कानून में संशोधन के लिए नया टैक्स बिल पेश किया जाएगा। ऐसे में इन दोनों बिल को लेकर आज संसद में हंगामा हो सकता है। यहाँ पर ये बात भी आपको बता दें कि आज संसद के बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन है, यानी आज के बाद संसद साइन डाइन हो जाएगी। फिर 10 मार्च से बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत होगी और 14 अप्रैल तक चलेगी। माना जा रहा है कि उस दौरान दोनों बिल को सरकार पास करा लेगी। बात पहले कर लेते हैं वक्फ संशोधन बिल की। देश में वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम कसने और पारदर्शिता लाने के लिए पिछले साल 8 अगस्त को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया था। इसका कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने बहुत विरोध भी किया था। इसके बाद बिल को जेपीसी के पास भेजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ने 31 सदस्यीय जेपीसी का गठन किया और फिर 22 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई। करीब 5 महीने तक जेपीसी ने प्रत्येक स्टेक होल्डर से इसके बारे में बात की और फिर इस साल 29 जनवरी को जेपीसी ने 16 और 10 से बहुमत से बिल को संशोधित कर इस पे मंजूरी ले ली और अगले ही दिन 30 जनवरी को यानी कि संसद के सत्र शुरू होने से एक दिन पहले जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ड्राफ्ट रिपोर्ट को स्पीकर को सुपुर्द कर दिया था और आज ड्राफ्ट रिपोर्ट को टेबल किया जाएगा। में वक्फ संशोधन बिल पे जो रिपोर्ट बनाई है जेपीसी ने वो पेश होनी है, क्या कहेंगे? देखिए, स्पीकर साहब ने इस पे सरकार के आग्रह पे श्री किरण रिजिजू जी ने एक प्रस्ताव किया था कि वक्फ के लिए इस बिल को हम पारित करने के बजाय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक गठन कर दिया जाए और इस पे हम डिटेल डिलिब्रेशंस, एग्जॉस्टिव डिस्कशन चाहते हैं सभी स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, कि जिससे कि एक बेहतरीन कानून बन सके, ट्रांसपेरेंट कानून बन सके, जिससे वो लाभ जो कोई वक्फ करता है अपनी डेडिकेटेड प्रॉपर्टी को गरीब के लिए, अनाथ के लिए, ख़वातीन के लिए, महिलाओं के लिए, पसमानदा मुस्लिम्स के लिए उसका लाभ मिले। क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने सोचा होगा कि जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसयूज हो रहा है, खुर्द-बुर्द हो रहा है, तमाम मुतवल्ली जिस तरीके से उसको डिस्पोज कर रहे हैं, उसको लेकर के अमेंडमेंट आई थी। लेकिन सरकार ने इसको खुद प्रस्ताव किया कि जेपीसी को कर दिया जाए। जेपीसी के लिए स्पीकर साहब ने गठन किया और विंटर का समय दिया था। लेकिन हम तब तक साउथ के राज्यों का दौरा किया था, स्टेट्स में जाके सभी स्टेक होल्डर्स मिलने का, लेकिन नॉर्थ का नहीं किया था। हमने आग्रह किया इसको बजट सेशन तक बढ़ा दिया जाए। 31 सदस्यीय जेपीसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के 44 संशोधनों में से 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। यानी कि जो बिल में प्रोविजन किया गया था, जेपीसी ने उसमें बदलाव कर दिया है। जैसे बिल में प्रावधान ये किया गया था कि वक्फ की संपत्ति का फैसला डीएम या उसके समकक्ष के अधिकारी करेंगे, जबकि जेपीसी ने फैसला किया कि अब इस पर अधिकार राज्य सरकार की ओर से नामित कोई भी अधिकारी करेगा। इसी तरह बिल में यह भी प्रावधान किया गया था कि बिल लागू होने से पहले वक्फ रजिस्टर्ड है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की रहेगी। लेकिन जेपीसी ने इसमें भी बदलाव करते हुए प्रावधान किया कि अगर प्रॉपर्टी विवादित है या सरकारी है तो वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी। इस पर फैसला कोर्ट करेगा। ऐसे ही संशोधनों पर विपक्ष को ऐतराज है।
इमरान भाई, आप भी थे कमेटी के सदस्य, आपके जो भी विरोध थे आपने वहां जताया, तमाम चीजें आज पेश होने जा रही है रिपोर्ट। इतिहास के अंदर काले अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि देश के अल्पसंख्यकों के साथ किस प्रकार से सरकार ने उनके मिले हुए अधिकार जो संविधान ने उनको दिए उनको कुचलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया वो पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हो सकती। हमारे डिसेंट नोट भी काट दिए। आप विरोध भी अपने हिसाब से तय करेंगे कि उसके अंदर क्या है। वो ये कह रहे थे कि डिसेंट नोट में इतने लंबे लंबे आपने रिपोर्ट है तो आपने इतनी लंबी रिपोर्ट क्यों बनाई? अरे भाई, आपने तो 500-600 पन्नों की रिपोर्ट बनाई है। हमारे आपको डिसेंट नोट 15-20 पन्ने भी नहीं बर्दाश्त हो रहे। हमारे तो 15-20 पन्ने भी आप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो। अब चूंकि रिपोर्ट पेश होगी और संसद में चर्चा भी होगी तमाम चीजें, तो आपने विरोध तो कमेटी के दौरान भी जताया, आपने तमाम बातें भी रखी, सभी मुस्लिम संगठनों को बुलाया गया, तो संसद में क्या करेंगे? संसद में भी वही करेंगे जो हमने बाहर किया है, जो मीटिंग में कहा है वही कहेंगे। संसद के अंदर भी यहां से होगा, फिर कोर्ट में भी जाएंगे। अपनी लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे में दम है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, हमने अभी जो रिएक्शन सुना कि हम तब तक अपोज करेंगे जब तक दम में दम है, इसका मतलब तो यही है कि भले ही जेपीसी को पास करवा लिया गया हो, आज बिल को टेबल भी किया जा रहा हो, लेकिन हंगामा बरपा रहेगा। निश्चित तौर पे, और समिति की बैठकों के दरमियान भी हमने देखा कि कैसी अप्रिय स्थिति हुई कि यहाँ तक कि शीशे के बोतल भी तोड़े गए थे, बहुत हंगामा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ सदस्यों के भीतर अपशब्दों का इस्तेमाल तक किया गया, जो कि आमतौर पे कमेटी की बैठकों में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और कमेटी की बैठक का तो मकसद ही ये रहता है कि कमेटी की बैठक में आप दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर विषय की गंभीरता को समझते हुए उस पर बिंदुवार विचार करें, जो कि कई बार पार्लियामेंट के बड़े हाउस में इतने सारे सदस्यों के बीच संभव नहीं हो पाता। लेकिन वक्त के मामले में ऐसा नहीं हुआ, बहुत हंगामेदार रहा। जब रिपोर्ट बनी तो उसमें भी हमने देखा कि 11 सदस्यों ने तो इसके विरोध में अपना मतदान किया था, और यानी कि उन्होंने डिसेंट नोट दिया था विरोध करते हुए कि इस रिपोर्ट के पक्ष में वो नहीं है। तो कुल मिलाकर एक हंगामेदार स्थिति के बीच अगर जब बिल पेश हुआ तब, जब जेपीसी की बैठक हुई तब, जब रिपोर्ट बनी तब, जब इतना सारा बैकग्राउंड हो, तो समझा जा सकता है कि आज तो सदन में सिर्फ रिपोर्ट को रखा जाना है, लेकिन आगे जब भी सरकार की तरफ से फिर इससे संबंधित बिल लाने की कोशिश होगी तो हंगामा बरपना तय है, क्योंकि जिन दलों की जो प्रतिबद्धताएं थी, जो उनकी लाइनिंग थी, उसमें बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र, पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो आज जेपीसी की ओर से ये पास की गई बिल को आज टेबल तो किया जाएगा, लेकिन आज हंगामा केवल संसद में नहीं बल्कि हंगामा दिल्ली में भी लगातार आपको दिखाई देगा, क्योंकि फरार चल रहे आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह से जुड़ी हुई बड़ी खबर कुछ इसी तरीके की है। आपको बता दें, अमानतुल्लाह खान पर एक तरफ पुलिस अपना शिकंजा कसना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी है। अमानतुल्लाह खान की याचिका पर आज ही कोर्ट में सुनवाई होगी। अमानतुल्लाह पर हत्या की कोशिश के आरोपी को बचाने का आरोप है और दिल्ली पुलिस लगातार अमानतुल्लाह की तलाश कर रही है। अमानतुल्लाह की यूपी राजस्थान में भी तलाश चल रही है। दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम लगातार दबिश दे रही है। अनामिका गौड़ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गई है। अनामिका, एक तरफ पुलिस जहां मकोका लगाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ वो पहले से ही अग्रिम जमानत की अर्जी दायर कर रहे हैं। सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या खौफ सता रहा है उन्हें? जी मीनाक्षी, अमानतुल्लाह खान ने राउस एवेन्यू कोर्ट का रुख किया है, अग्रिम जमानत के लिए अपनी अर्जी लगाई है। आज कोर्ट में सुनवाई होनी है, अभी समय तय नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि अमानतुल्लाह खान विधायक हैं दिल्ली से, इसीलिए उनकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में होनी है। अमानतुल्लाह खान का कहना है कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, और वो कहीं फरार नहीं हुए हैं, वो अपने ही क्षेत्र में है, अपने ही घर में है। वो दिल्ली छोड़कर
भीतर नहीं गए हैं। अमानतुल्लाह के ऊपर जितने आरोप लगाए गए हैं अमानतुल्लाह खान ने उनको सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी एफआईआर में ये मेंशन किया है कि जब वो एक हत्या के आरोपी को जामिया नगर इलाके में पकड़ने गए तो अमानतुल्लाह खान 20 से 25 लोगों के साथ वहां आए। पुलिस कर्मियों के साथ जो हेड कांस्टेबल वहां थे उनके साथ बदतमीजी की, उनके आईडी कार्ड फेंके, धक्का मुक्की की गई, भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश की गई और जिस आरोपी को पकड़ने पुलिस गई थी, जिसके नज़दीक पुलिस पहुंच चुकी थी, उसे वहां से फरार करा लिया गया। फिलहाल जो एफआईआर में धाराएं दर्ज हुई हैं वो 121, 221 और 132 की धाराएं दर्ज की गई है। मीनाक्षी, अब देखना होगा कि क्या इन धाराओं के तहत और इन धाराओं के बाद राउज रेवेन्यू कोर्ट अमानतुल्लाह की अर्जी पर उन्हें अग्रिम जमानत देता है कि नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अनामिका पूरी जानकारी के लिए। आइए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिनकी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका दौरे पर पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का विमान सुबह 4:30 बजे वॉशिंगटन में जॉइंट इंड्रयूज बेस पर उतरा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां से सीधे ब्लेयर हाउस पहुंचे। वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड है। पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही है। पीएम मोदी जब वॉशिंगटन पहुंचे तो बारिश हो रही थी और इसके बावजूद भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए वहां इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी जब ब्लेयर हाउस पहुंचे तो लोगों ने मोदी मोदी वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद ब्लेयर हाउस में रुके हैं। ब्लेयर हाउस व्हाइट हाउस के ठीक नजदीक है और ये अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है। यहां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। उस वक्त सुबह के करीब 5 बज चुके थे। मोदी पेरिस में दिन भर के कार्यक्रम के बाद पहुंचे थे, लेकिन उन पर थकान का असर नहीं दिखाई दिया। मोदी ने तुलसी गबार्ड के साथ आतंकवाद के खिलाफ खुफिया सहयोग बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। मोदी को लेकर लोगों में कितनी दीवानगी है उसका एक मुजाहिरा आपके सामने रखती हूँ। वॉशिंगटन डीसी वो पहुंचे तो लोग इतनी ठंड और बारिश के बाद भी पूरी रात मोदी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो वहां पर मोदी मोदी के नारे लगने लगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर भारतीय लोगों में कितना उत्साह है ये उनकी बातों में भी दिखाई दे रहा था। Our Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi ji, and we are very happy to hear, even though the weather is not good, but still the snow is showering, and even the weather is also welcoming Prime Minister ji. We have people who are on crutches, and they've braved this great winter and the snow. Modi ji, we're so excited to welcome Modi ji to America. Ma'am, what is your name? Where are you from? Hi, I'm Gujarati. My name is Alka Vyas, and I'm doing this for Modi ji because I am a die-hard fan of Modi ji, and I really admire what he's doing for our country, for India, and also today he's going to have some kind of, a favorable dialogue with President Trump. So we are here to support him. अमेरिका पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मुलाकात को लेकर उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। बातचीत के दौरान भारत अमेरिकी ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने पर बात होगी। मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत का कोई एजेंडा सेट नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस दौरान अवैध प्रवासियों की भारत वापसी के मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। साथ ही ट्रंप ट्रेड टैरिफ और व्यापार घाटा का मुद्दा उठा सकते हैं। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर 25% टैरिफ लगा दिया था, जिससे दुनिया भर के देशों में हलचल मची हुई है। ट्रंप भारत में अमेरिकी एक्सपोर्ट पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी का मुद्दा उठा सकते हैं। साथ ही इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच कारोबार बढ़ाने को लेकर भी चर्चा होगी। मोदी और ट्रंप के बीच ये मुलाकात कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। अभी तक उन्होंने केवल 3 नेताओं से मुलाकात की है। ट्रंप के दूसरे टर्म में व्हाइट हाउस जाने वाले मोदी चौथे नेता हैं।
इससे पहले ट्रंप ने केवल इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के पीएम शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात की है। ट्रंप की अभी तक न तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात हुई, न ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से वो मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। इन दोनों नेताओं से ट्रंप ने केवल फोन पर बात की। अभी तक नाटो के किसी सदस्य देश का प्रमुख भी अमेरिका नहीं पहुंचा है। It's wonderful that the Prime Minister is going to be back in the United States, arriving today. It was so good to see the Prime Minister back in 2023 when he was here for his arrival visit, and to sing the Indian National Anthem for the Prime Minister and my beloved Indian American community. It was a great joy to have him. So it's exciting that he's coming back to the States here today, and I know I'm going to visit with the President tomorrow. And, you know, it's beautiful to see this time in the world, the recent election of the Prime Minister, certainly re-elected overwhelmingly, and then to have President Trump back in office, winning by a landslide. So these two great leaders meeting again here in these first 100 days of President Trump's new administration, it's exciting. I'm looking forward to seeing the Prime Minister.